नमस्कार। गणित विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में जो पहला भाग है सेट्स मतलब समुच्चय, उस पर आधारित हम जो चैप्टर है उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हमें सीखने की आवश्यकता है समुच्चयों की विभिन्न संक्रियाओं। विभिन्न संक्रिया मतलब मैंने जो 4 प्रकार की संक्रियाएं बताई है उनमें अवयवों की संख्या क्या क्या होंगी, तो इसको दिखाने के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले जब समुच्चयों की बात की जाए तो समुच्चय मान लीजिए, माना ए तथा बी और एक मान लो सी। ठीक है, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी एरिक्त परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है तथा यू समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय या फिर कहें सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो संक्रिया हमारे पास होगी वो कुछ इस रूप में होगी। हम चाहते हैं अवयवों की कितनी संख्याएं होंगी, अवयवों की कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला नंबर जो पॉइंट होगा उसमें हम देख रहे हैं अवयवों की संख्या ए यूनियन बी में। किसमें? अवयवों की संख्या ए यूनियन बी में। अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो ध्यान दीजिए किस प्रकार बनेगा। ये ए है और ये बी है और हम जानते हैं ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी में अवयव बन जाए, मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है वो भी आ जाए। इस भाग में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, जब अवयवों की संख्या गिननी हो तो उसमें सबसे पहले ये देखिए कि कॉमन भाग में अवयव कितने आ गए। तो जब अवयवों की संख्या जोड़ी जाएगी तो अवयव संख्या को लिखने का तरीका, पहले लिख दो किसके अवयव, ए के अवयव सारे, ए में कितने अवयव है वो लिख दो। ए के अवयव को हम दिखाएंगे एन ऑफ ए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी समुच्चय में अवयवों की जो संख्या है उसको सदैव एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये बताया गया ना, तो वो द्वारा दिया जाता है। तो ए के अवयव जोड़ दें, ठीक है, और साथ में उसमें कुल अवयव कितने हो जाएंगे। अब संख्या यूनियन है, यूनियन का मतलब तो क्या, संघ है, और संघ में क्या होता है, अवयव एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो अवयव संघ में सदैव अवयव बढ़ जाते हैं, और बढ़ने का मतलब बीच में चिन्ह क्या आना है, प्लस आना है। तो किस प्रकार आएगा, पहले किसके अवयव लिख दिए, ए के अवयव लिख दिए, ए के कुल अवयवों की संख्या, फिर किसके अवयव लिख दिए, बी के कुल अवयव लिख दिए, यानी कि प्लस एन ऑफ बी लिख दिए। तो ए यूनियन बी के अवयव कुछ इस रूप में आने वाले हैं। लेकिन अगर देख पा रहे हो तो ये जो बीच का भाग है, और इसके बारे में हमने अभी सीखा है, एक एग्जांपल के माध्यम से सीखे। एग्जांपल ए बराबर, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 1 2 3 और बी बराबर मैंने ले लिया कितना, 3 4 और 5। तो मुझे ये बताइए, जब ए यूनियन बी अपन लिखते हैं तो इसके अवयव क्या होते हैं। तो इसके अवयव क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर हमने देखा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को 2 बार ना लिख के केवल 1 बार लिखा जाएगा, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा, 4 और साथ में कितना, 5। इस प्रकार लिखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो उभयनिष्ठ अवयव है या तो वो 1 के अनुसार आया है, ये जो 3 है या तो 1 के अनुसार है या फिर किसके अनुसार है, बी के अनुसार, लेकिन आएगा एक बार में केवल एक के अनुसार ही आएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ अवयव है। तो उभयनिष्ठ जो अवयव है या तो इसको ए के साथ ऐड कर लिया गया है और या फिर इसको बी के साथ ऐड कर लिया गया है। लेकिन हम देखें तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी लिखा है
और Na प्लस Nb में जो ये उभयनिष्ठ भाग है ये A के साथ भी आ गया है और B के साथ भी आ गया, मतलब कुल कितनी बार ऐड हो चुका है, 2 बार ऐड हो चुका है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये अवयव 2 बार ना लिखा जाए, केवल 1 बार लिखा जाए। और अगर 1 बार लिखा जाएगा इसका मतलब क्या है, इसमें से जो बीच वाला भाग है 1 बार लिखना है, तो चूंकि 2 बार ऐड हुआ था और 2 बार में से 1 बार लिखना है, तो 1 बार को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हटाने का तरीका है माइनस ऑफ एन ऑफ, ध्यान दीजिए ये बीच का भाग कॉमन भाग है और कॉमन भाग के अवयव हमेशा किस द्वारा दिए जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास याद रखने की हमें आवश्यकता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें दूसरा पार्ट क्या आएगा, इसी का एक नोट आ जाएगा। नोट क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए, यदि A तथा B विसंगत बोले या फिर परस्पर असंयुक्त, या कहें परस्पर असंयुक्त समुच्चय हो तो क्या कहेंगे। असंयुक्त का मतलब क्या है कि ये दोनों जुड़े नहीं, दोनों अलग अलग है। और अगर दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब उसमें कोई भी उभयनिष्ठ भाग नहीं है, और उभयनिष्ठ भाग नहीं है तो उभयनिष्ठ भाग में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो होगा इस स्थिति में वो फाई होता है, ये बताया हुआ था इसकी परिभाषा में। और ये फाई है, और फाई का मतलब खाली समुच्चय है, और खाली समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो सदैव कितनी होती है, 0। खाली का मतलब यही होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, मतलब अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0 हो गई। तो ये मान उठा के यहाँ रखे, तो बताइए अब n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बन गया, n ऑफ A प्लस n ऑफ B। याद रखने की आवश्यकता है, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों अलग अलग है। ये सूत्र लागू हो रहा है जब दोनों आपस में प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेदित समुच्चय हो, और ये सूत्र कब लागू होगा, जब दोनों समुच्चय परस्पर विसंगत या फिर परस्पर असंयुक्त हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दूसरा हम अब देखेंगे यहाँ पे अवयवों की संख्या, इसमें n ऑफ A माइनस B में, किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, और इसके अवयव निकालना है तो सबसे पहले वही वेन डायग्राम बना लो, आसान रहेगा। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये A लिया है मैंने और ये B लिया है, और ये A है, ये B है, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे लिखा है A माइनस B, और A माइनस B का मतलब क्या है कि A माइनस B का मतलब A के उन अवयवों का समुच्चय जो B में नहीं है। तो मतलब कहने का ये हुआ केवल यही आएगा। और इसे और किस रूप में पढ़ सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं n ऑफ केवल A, ऐसा भी कह सकते हैं सूत्र के अनुसार। और या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं n ऑफ A है किंतु B नहीं है। ये तीनों ही एक ही चीज को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये भाग किसको बता रहा है, A माइनस B को, जबकि ये जो भाग है किसको बताएगा, B माइनस A को, और ये जो बीच वाला भाग बच गया किसको बताता है सदैव, A इंटरसेक्शन B को, जहां दोनों होते हैं। क्लियर है? वापस समझिए, यहाँ पे लिखा है n ऑफ A माइनस B। A माइनस B का मतलब क्या है कि A होना चाहिए परंतु B नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि कह सकते हैं इसी को क्या कह सकते हैं, केवल A होना चाहिए, या कह सकते हैं A तो है किंतु B नहीं है। तो बताइए इसको कैसे प्राप्त करोगे। अगर यहाँ पूरी तरह देखो तो ये देखिए ये भाग हटेगा, अब ये भाग A में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर A में आ रहा है तो मतलब पूरा भाग किसके द्वारा दिया गया, NA के द्वारा। देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, किसके द्वारा दिया गया है, NA के द्वारा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ इसका सूत्र क्या आएगा, n ऑफ A आएगा। लेकिन इसमें से बीच वाला भाग हटा देना है। बीच वाला भाग क्या है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सूत्र आ चुका है, और इसी का उपयोग करें तो यहाँ से एक विशेष सूत्र क्या बन गया है कि A के कुल अवयवों की संख्या वो किसके बराबर होगी,
एन ऑफ ए माइनस बी प्लस इस भाग को इधर लेके चले जाओ, प्लस कितना हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सूत्र इस प्रकार बन गया है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसी का तीसरा सूत्र इसी डायग्राम से देख लें, क्या बनेगा एन ऑफ बी माइनस ए। क्या सूत्र होगा, इसको पढ़ेंगे क्या एन ऑफ केवल बी, क्या पढ़ेंगे एन ऑफ केवल बी, और जिसे और क्या कह सकते हैं एन ऑफ ए नहीं है किंतु बी है, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं एन ऑफ बी है किंतु नहीं है। ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, इसका सूत्र क्या होगा, यानी कि बी होना चाहिए तो मतलब एन ऑफ बी है लेकिन ए नहीं है, ए घटाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे यहाँ पे। ये सूत्र बन गया है, ये तीसरा बन गया है। चौथा जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे चौथा सूत्र इन सबसे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सूत्र है वो कुछ इस रूप में लिखा है एन ऑफ, ध्यान दीजिए क्या होगा ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। क्या कह सकते हैं इसे, नए रूप में प्रदर्शित करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट आया है जो हमने पहले पढ़ा नहीं है, तो उसे हम इस रूप में लिखेंगे एन ऑफ ए, और यहाँ पे डेल का चिन्ह बना देना एक डेल बी। इसका मतलब क्या होगा, अगर तुम यहां देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इसको वेन डायग्राम से समझे। यहां लिखा है a माइनस बी, ए माइनस भाग यही होता है a माइनस बी, और फिर लिखा है b माइनस है और b माइनस से भाग ये होता है। तो देख पा रहे हो तुम कि इसके अवयव मतलब n ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस, मतलब a या b में से केवल एक में, a यहाँ तो क्या है केवल a है, यहाँ पे क्या है केवल b है, और यूनियन का मतलब हो गया या, तो मतलब a या b में से केवल एक में कुल अवयवों की संख्या, या तो a में या फिर b में, मतलब दोनों में एक साथ नहीं लेनी, मतलब ये भाग छोड़ देना। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं a या b में से केवल एक में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इस वेन डायग्राम में देखिए पूरी ये पूरा जो भाग है किसको प्रदर्शित कर रहा है, यूनियन को। ये देखा ना हमने, ये पूरा जो भाग है किसको प्रदर्शित कर रहा है, यूनियन को। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे भाग को लिख दो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस ये भाग हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि ये भाग इसमें शामिल नहीं है, तो माइनस कितना आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सूत्र बनेगा इसका। तो लिखने की आवश्यकता, लिखिए इनको। चलिए नेक्स्ट भाग की बात करें। नेक्स्ट बार में देखें, यहां पे है अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। इसे हम लिखेंगे, अभी लिखा हमने, वापस लिख रहे हैं कि n ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इसके अवयव की संख्या हमने अभी देखी, कितना आया था, n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसका देखिए अन्य फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। पहले इन दोनों के बारे में सोचो, ये क्या बता रहे हैं। और इसका वेन डायग्राम हमने देखा, यहाँ पे केवल a है, a माइनस बी का मतलब क्या है, केवल a है,
और b माइनस a का जो मतलब है वो क्या है, केवल b। और अगर दोनों की बात की जाए तो इसमें केवल a, इसमें केवल b है, इसका मतलब इसमें b नहीं है और इसमें a नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस b एवं b माइनस a परस्पर असंयुक्त समुच्चय है। इसका मतलब ये हुआ, अगर असंयुक्त है तो थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला देखा था उसी का उपयोग करना है। जब मैंने फॉर्मूला ये बताया था n ऑफ a यूनियन b, और जब इसमें परस्पर असंयुक्त बन गए थे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये बन गया था, n ऑफ a यूनियन का मतलब या था और या का मतलब प्लस चिन्ह आ गया था और यहाँ पे कितना आ गया था, प्लस b, nb इस रूप में आया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a बराबर, इसको लिख सकते हैं n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। जब फॉर्मूला जिस रूप में आवश्यक है उसी रूप में याद करने की कोशिश करें। इसका तीसरा फॉर्मूला और क्या बन सकता है वो भी देखिए। अगर इससे निकालना चाहो चाहे इससे निकालना चाहो सेम ही आने वाला है। क्या आएगा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, n ऑफ a माइनस b मतलब n ऑफ केवल a, और अभी फॉर्मूला हमने देखा था n ऑफ केवल a का फॉर्मूला था n a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, पढ़ा। सेम इसमें क्या जाएगा, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये भी हमने पढ़ा। चाहिए यहां से निकाल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला हमने पहला फॉर्मूला जो पढ़ा है वो लगा के देखो, यही आने वाला है। तो क्या आ गया, लिख सकते हैं n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस 2 इंटू n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये भाग दो पर घट गया। अगर वेन डायग्राम से समझे तो किस प्रकार आएगा, ये वापस समझे इसका। ये a है, ये b है और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हम क्या करना चाह रहे थे, या तो a के अवयव लिखना चाह रहे थे और या किसके अवयव लिखना चाह रहे थे, b के। तो मतलब कहने का कौन सा भाग हट गया था, ये वाला भाग हट गया था। तो क्या करना है, एक बार पूरे a के अवयव जोड़ देने हैं, लिख दिया na, एक बार पूरे b के अवयव जोड़ देने हैं, लिख दिया nb। लेकिन ये भाग कितनी बार जुड़ेगा, दो बार जुड़ेगा, तो दोनों बार ही हटा दो। हम क्या चाहते हैं, केवल एक में होना चाहिए अवयव, या तो a में या फिर b में, ये फॉर्मूला बनेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। जो फॉर्मूला अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं वो तीन अवयवों के लिए। कितने अवयवों के लिए, तीन के लिए। मतलब फॉर्मूला ये बनेगा n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। कितने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, 3 4 5। ये कौन से नंबर हो गया, 5 नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए भी वेन डायग्राम देखिए, ध्यान दीजिए। इस बार 3 लेने, 1 2 और 3, क्लियर, इस रूप में लेना है, a b और c। अब यहाँ पे देखिए हम चाहते हैं कि इसमें सबका यूनियन लिया जाए। यूनियन का मतलब सबके अवयवों को एक साथ लिख दिया जाए। तो जब एक साथ लिखेंगे तो मतलब डायग्राम ये वाला आने वाला है। ये कंप्लीट डायग्राम बनने वाला है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जब एक का यूनियन बी का यूनियन सी से लिया जाए, मतलब तीनों के अवयवों को एक साथ लिखना है, यही हुआ, संग करना है तीनों का। और तीनों का संग करना है तो पहले किसके अवयव के बारे में सोचो, एक के अवयव के बारे में सोचो। ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, पहले किसके अवयव के बारे में सोचा है, एक के अवयव के बारे में, तो लिख दिया n ऑफ a, क्लियर है। फिर किसके बारे में सोचा है, इसके बारे में n ऑफ b के बारे में, तो प्लस n ऑफ b, क्लियर है। फिर किसके बारे में सोचा है, c के बारे में, तो फिर हो गया प्लस n ऑफ c। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो भाग है जब a और b के अवयव को एक साथ लिखा गया है तो ये भाग कितनी बार जुड़ चुका है, एक बार तो a के साथ और एक बार b के साथ, मतलब 2 बार जुड़ चुका है। लेकिन हम जानते हैं जो अवयव कॉमन होता है उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसको केवल एक बार दिखाया जाता है। तो ये जो कॉमन वाला भाग है या तो a के साथ ले लिया या केवल b के साथ, तो एक बार घटाना पड़ेगा, तो माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्लियर हुआ। सेम जब इस भाग की बात करें, इस भाग की,
जब बी और सी को जोड़ा गया है तो एक बार तो बी के साथ जुड़ रहे हैं भाग और एक बार किसके साथ जुड़ रहा है, सी के साथ। मतलब ये भी कितनी बार जुड़ चुका है, 2 बार। तो एक बार घटाना पड़ेगा तो माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस। तीसरा क्या आएगा, जब ए और सी की बात की गई तो ये जो भाग है यानी कि ये जो भाग है कितनी बार जुड़ गया, 3 बार, सॉरी 2 बार। 2 बार जुड़ा, एक बार तो ए के साथ और एक बार बी के सॉरी सी के साथ। इसका मतलब इसमें भी कितनी बार जोड़ना था, केवल एक बार जोड़ना था, तो इसको भी एक बार हटाना पड़ेगा तो माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान दीजिए, जब हमने हटा दिया है तो ये जो भाग है ये कितनी बार हट चुका है, एक बार तो इसके साथ हट चुका, एक बार इसके साथ हट चुका और एक बार इसके साथ हट चुका। जुड़ा भी कितनी बार था, 3 बार। देखिए कैसे, एक बार तो किसके साथ, ए के साथ, एक बार किसके साथ, बी के साथ। ये बीच वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं, इस भाग की बात कर रहा हूं। कैसे, जब ए को जोड़ा तो एक बार जुड़ा, बी को जोड़ा तो 2 बार जुड़ा, सी को जोड़ा तो 3 बार जुड़ गया। लेकिन जब ए ये लिखा है मैंने ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार हट चुका है ना, फिर दूसरी बार इसके साथ हट चुका है और तीसरी बार इसके साथ हट चुका है इस भाग के अनुसार। तो 3 बार तो जुड़ा भी कितनी बार था, 3 बार, हट भी कितनी बार गया, 3 बार। इसका मतलब कंडीशन ये हो गई कि ये तो अभी तक शामिल हुआ ही नहीं और हम क्या चाह रहे थे यूनियन में कि सभी भाग शामिल हो, तो मतलब इसके अवयव को जोड़ना भी पड़ेगा। तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों, क्योंकि तीनों का उभयनिष्ठ भाग है इसलिए ऐसा लिखा जाए। तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी तथा सी में से केवल दो समुच्चयों के अवयवों की संख्या। देखिए इसी डायग्राम से समझें, इसमें केवल 2 की बात की गई है। किसकी बात की गई, केवल 2 की बात की गई। तो इसमें से केवल 2 के अवयव जो ए बी सी में से केवल 2 में हो। देखो कैसे, केवल 2 का मतलब हम ऐसा भाग चाहते हैं जहां ए तथा उभयनिष्ठ हो। 2 भाग है तो 2 भाग का उभयनिष्ठ हो। तो देखिए सबसे पहले इस भाग के बारे में सोचिए, ये किसका है, ए और बी का, तो मतलब केवल 2 है तो उसमें लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। फिर दूसरा भाग ये आ चुका है, तो मतलब प्लस यानी कि या लिखा है ना केवल 2, तो या तो ए और बी है या बी और सी हो सकता है, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है, और या फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो चुका है। लेकिन देखिए हमें केवल 2 से मतलब था, तो 2 से मतलब था तो ये भाग जो है ये कितनी बार जुड़ा था, 3 बार जुड़ा था। एक बार तो इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। 3 बार जोड़ने पर 3 बार ही जुड़ गया। लेकिन इसको हम रखना ही नहीं चाह रहे, क्यों, क्योंकि केवल 2 की बात की, तो माइनस 3 ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार ये फॉर्मूला बनेगा। 7वां फॉर्मूला इसी से रिलेटेड, इसी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, हम लिखना चाहें इसको, अगर मैं ए बी तथा सी तीनों समुच्चयों को एक साथ अवयव की संख्या, समुच्चयों के एक साथ अवयवों की संख्या, या कहें तीनों के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, तीनों के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। और उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या है तो तीनों के उभयनिष्ठ भाग मतलब यही है, तो इसको लिख दो, कितना आ जाएगा, एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नोट करने की आवश्यकता है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। सातवां आठवां पॉइंट, ए बी तथा सी में से केवल एक समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, ए बी तथा सी में से केवल एक समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी? अगर केवल एक समुच्चय के अवयवों की संख्या की बात की गई है तो इसका मतलब हमें केवल और केवल एक के बारे में सोचना है, ना दो के बारे में, ना ही तीन के बारे में। तो इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। पहले ए बी और सी, और हमें केवल एक के बारे में सोचना है, तो एक के बारे में सोचने के लिए एक तो ये भाग लेना है, क्लियर है? एक ये भाग लेना है और एक ये भाग लेना है। कह सकते हैं इसी का फॉर्मूला एन ऑफ केवल ए या केवल बी या केवल सी, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले केवल ए चाहिए तो एन ए लिख दिया, क्लियर है? एन ए लिख दिया, लेकिन इसमें से ये भाग भी हटेगा, ये भी हटेगा, वो देखते हैं क्या आएगा। फिर क्या लिख दिया? प्लस एन ऑफ बी लिख दिया, प्लस एन ऑफ सी लिख दिया। इन सबको तो साथ में लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे जब ये भाग हटाना है तो ये भाग कितनी बार, एक बार तो एक के साथ आ रहा था, एक बार बी के साथ आ रहा था, मतलब एक का चाहिए तो इसका मतलब इसको कितनी बार घटाना पड़ेगा? दो बार। तो -2n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है? सेम ये भाग में कितनी बार आ रहा था? दो बार। इसका मतलब इसमें भी -2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर है? और सेम ये भाग में कितनी बार आ रहा था? दो बार। तो इसका मतलब इसको भी घटा दिया, -2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो भाग है ये जुड़ा कितनी बार था? देखिए इसके बारे में सोचिए, केवल इसके बारे में सोचिए कितनी बार जुड़ा था। जब एक को जोड़ा था तो एक के साथ जुड़ा एक बार, बी को जोड़ा तो बी के साथ जुड़ा दो बार, और सी को जोड़ा तो सी के साथ जुड़ा तीन बार। तीन बार जुड़ चुका है। घट कितनी बार चुका है? दो बार। तो इस वाले भाग दो बार ये, दो बार ये, मतलब 2 2 4 2 6, 6 बार घट चुका है। तो मतलब मैं कहूं इसमें इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसमें मैं कहूं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कितनी बार जुड़ा? तीन बार तो ऐड हुआ है, प्लस हुआ है। लेकिन जब इस भाग की बात की जाए, तो इसमें क्या आ गया? n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, क्लियर है? तो इसकी बात की जाए तो ये कितनी बार ऐड, सब्ट्रैक्ट हुआ है? -6 बार। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या था? तीन बार तो जुड़ा है और -6 बार घटा है, जबकि चाह क्या रहे कि ये ना तो जुड़े ना घटे। तो कौन ज्यादा है? ये ज्यादा। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। तो इसका मतलब 3 बार जोड़ना और पड़ेगा, तो प्लस 3 ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर ए बी में से केवल एक समुच्चय की बात की जाए तो तीनों को जोड़ के दो बार तो ये घटा देने हैं और 3 बार ये जोड़ देना है, ठीक है? नवा पॉइंट क्या होगा? अब इसमें अवयवों की संख्या, अगला पॉइंट 90 की बात करें तो n ऑफ a, डी मॉर्गन नियम वाला नियम लगाएंगे यहाँ पे, n ऑफ a डैश यूनियन b डैश।
इसका मान क्या है? तो सबसे पहले डी मॉर्गन नियम से इसको सही तरीके से लिख दो। इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इसका डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो संपूर्ण भाग है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है। तो इसे लिखेंगे हम, अब संपूर्ण भाग किसके द्वारा दिया जाता है? यू के द्वारा। तो ये हो गया एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा इसमें? इसका वेन डायग्राम देखना चाहो तो देख सकते हैं, वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, ए डैश क्या होगा? जो इसके बाहर होगा मतलब ये कंप्लीट होगा। देखिए एक ही डायग्राम में दोनों समझा रहा हूं, समझ लेना। ये तो आ गया ए डैश, क्लियर है। और फिर क्या आएगा? बी डैश आएगा, और बी डैश आएगा तो मतलब वो बी के बाहर हो जाएगा। तो फिर इसको सोचो, इसके बारे में सोचो, बड़ा आसान रहेगा। देखिए कैसे, अगर केवल इसके बारे में सोच लो डी मॉर्गन नियम से, तो कैसे सोचोगे इसके बारे में? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बना दो, बी बना दो, ए है, बी है और ये यूनियन। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो बाकी सब कुछ का मतलब ये भी हो सकता है इधर से, क्लियर है? ये सब हो सकता है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा। तो ये भाग हटाना है, इसका मतलब पूरा भाग क्या था? यू था, तो एन ऑफ यू, यू के कुल अवयवों की संख्या माइनस ये हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये नवा पॉइंट है, याद रखने की आवश्यकता है। अब 10वें पॉइंट की बात करें, 10वां पॉइंट जो होगा वो, 10वें पॉइंट में यदि हम देखें तो ये है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये हम लिख सकते हैं एन ऑफ, ध्यान दीजिए, एन ऑफ ए और यू यूनियन बी और इसका डैश। और इसे प्राप्त करने का तरीका है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भाग हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अवयवों की संख्या जो थी वो इस प्रकार ज्ञात होगी जैसा कि बताया गया है, नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। ध्यान दीजिए, कार्तीय गुणन से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले सोचते हैं कि कार्तीय गुणन क्या होता है। देखिए समुच्चय है तो समुच्चय क्या क्या है? ए और बी। अब कार्तीय गुणन है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह इस प्रकार होगा, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक अंतर पढ़ा था, तो a माइनस बी में ये नहीं किया था कि a के अवयव में से b के अवयव को घटाना है, नहीं, घटाने का मतलब नहीं था, वहां पे क्या करना था? हटाना था। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट गुणा का मतलब ये नहीं कि हर अवयव इसके अवयव के साथ गुणा हो जाएंगे, नहीं, लेकिन ये अवयव क्रमित युग्म के रूप में चले जाएंगे। किस रूप में आ जाएंगे? जो सपोज करो a है, उसका समुच्चय निर्माण विधि इस प्रकार लिखिए, x such that x belongs to a, such that सपोज करो इसका कोई भी ऐसे अवयव मान लिया मैंने, ठीक है। और b जो है वो कुछ इस रूप में लिखा है, उसका भी y है, such that y belongs to b, सपोज इस प्रकार लिखा है कोई, ठीक है। तो हमने क्या है, दो समुच्चय प्राप्त किए a और b। अब हम करना चाह रहे हैं इनका कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन होगा a गुणा b, और a गुणा b में दो अवयव आएंगे। कौन कौन से, कितने अवयव आएंगे? दो, लेकिन वो गुणा नहीं होंगे, वो एक साथ लिखने हैं। क्या करना है? एक साथ लिखना। देखिए कैसे, पहले कौन आया? a आया, तो a का अवयव क्या था? x था, x आ गया। फिर कौन आया? b आया, तो b का अवयव क्या था? y था, तो y आ गया। तो इसका मतलब इसका अवयव ये इस रूप में आएगा। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है क्रमित युग्म। क्या कहलाता है? क्रमित युग्म। देखो नाम से पता चल रहा है, क्रमित का मतलब क्या है? क्रम है, और युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब क्रम के अनुसार जो जोड़ा बनेगा वही क्रमित युग्म कहलाएगा। याद रखिए,
पहला वाला जो अवयव है इसका वो पहले समुच्चय से आएगा, ठीक है ना। ये जो अवयव है ये किससे आएगा, ए से आएगा, और ये जो अवयव है ये किससे आएगा, बी से आएगा। इस प्रकार है, ठीक है। और ये इस प्रकार होगा सच दैट, ये चिन्ह किसका है, सच दैट का है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू तो a है और y बिलोंग्स टू कितना है, b है। इस प्रकार ये समुच्चय में कार्तीय गुणन संभावित होगा। इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल समझिए पहले। एग्जांपल ए में मैंने लिया है मान लो 1 2, और बी में मैंने लिया है क्या, 3 और 4, और मुझे लिखना है a गुणा b। तो a गुणा b है तो सबसे पहले किस अवयव के बारे में सोचेंगे, a के अवयव के बारे में। a का अवयव क्या है, 1 और 2 है। तो सपोज करो पहले कौन आया, a आ गया, 1 आ गया। अब 1 किसके साथ लिखा जा सकता है, या तो 3 के साथ या फिर 4 के साथ। क्यों, क्योंकि बाद में किसका अवयव आएगा, b का अवयव आएगा। याद रखिए, पहले किसका अवयव आया, a का अवयव आया, बाद में किसका अवयव आया, b का अवयव आया। तो पहले 1 का अवयव मैंने 1 लिया है। अब 1 किस किस के साथ आ सकता है, या तो 3 के साथ या फिर 4 के साथ। तो एक बार तो 3 के साथ आ गया, अगली बार क्या जाएगा, 4 के साथ आएगा तो क्या जाएगा, 1, 4। क्रमित युग्म बनेगा तो एक बार में केवल 1 के साथ ही आना है, मतलब एक क्रमित युग्म में केवल 2 ही अवयव हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो यहां से 2 किस किस के साथ आ सकता है, या तो 3 के साथ या फिर 4 के साथ। तो 3 या फिर 2 किसके साथ, 4 के साथ। और इससे एक विशेष परिभाषा बन गई, a गुणा b में कुल अवयवों की संख्या। कह सकते हैं a गुणा b में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। बताइए क्या बनेगी अवयवों की संख्या, गिनिए देखें। एक, ये पूरा एक अवयव है, याद रखिए, ये केवल एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, और ये चौथा अवयव। तो कुल मिला के कुल अवयव कितने हो गए, 4 हो गए। अब कैसे प्राप्त किए जाए अवयव, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें कितने अवयव थे, 2, और इसमें कितने थे, 2। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं n ऑफ a इंटू n ऑफ b। इस प्रकार याद रखिए। तो ये यानी कि कह सकते हैं n ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्लियर है। अब यदि हम बात करें, इनमें से कुछ गुणधर्म लिखे, इसके गुणधर्म क्या बनेंगे, गुणधर्म पहला तो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। क्यों, क्योंकि इसमें पहले अवयव जो आएगा किसका आएगा, a का आएगा, जबकि इसमें पहले जो अवयव आएगा किसका आएगा, b का आएगा। तो मतलब a इंटू बी कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, b इंटू ए। यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या जाएगा इसमें, नेक्स्ट गुणधर्म है इसमें, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे a बराबर 5 या b बराबर 5 या a तथा b दोनों 5, तो a इंटू बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक खाली, अब एक खाली देख के अवयव को दूसरे के साथ लिखेंगे तो किसके साथ लिख सकते हैं, खाली है तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। ये आ गया इसके साथ में। अब इसके बाद इसके कुछ गुणधर्म हैं जो विभिन्न समुच्चयों पर आधारित होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी केवल इतना ही समझने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए तो बात करें, एक दो सवाल की बात कर लेते, देखिए कैसे अगर सवाल आए तो किस प्रकार सोल्व करने, ध्यान दीजिए। नोट हो गया, चलिए देखिए। चलिए पहले इसके गुणधर्म ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके गुणधर्म हैं समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर आधारित प्रमेय, समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर आधारित प्रमेय। कुछ प्रमेय हैं जिसमें पहली प्रमेय इस प्रकार है, a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी,
क्लियर है। दूसरा ये बंटनता होगी A इंटू बी यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू बी यूनियन A इंटू सी, क्लियर है। तीसरा जो गुणधर्म है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तीसरा गुणधर्म है यहाँ पे तीन समुच्चयों के लिए अगर हम लिखें A इंटू बी माइनस सी, A इंटू बी माइनस सी, तो वो क्या गुणधर्म बनेगा, वो भी इसी प्रकार है A इंटू बी माइनस A इंटू सी, ये तीसरा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म क्या बनेगा इसका, ध्यान दीजिए। चौथा गुणधर्म है इसमें A इंटू बी और इक्वल टू होगा A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये केवल A की कंडीशन में सत्य होगा जब A बराबर किसके हो, B के हो। ये आवश्यक कंडीशन है, हमें याद रखने की आवश्यकता है कि A इंटू बी मतलब कार्तीय गुणन में क्रममीय नियम केवल तभी लागू होगा जब A तथा B समान हो, क्लियर है, क्योंकि आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें हम इसमें A इंटू बी इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पांचवें गुणधर्म की बात करें तो ये हो जाएगा A इंटू बी इंटरसेक्शन C इंटू D, तो इसे हम लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं A का इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है, इंटू B का इंटरसेक्शन D के साथ, इस प्रकार लिखा जाएगा, क्लियर है। A का C के साथ, B का D के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, समुच्चय ABC के लिए अगर A इंटू हम लिखना चाहें अगर मैं लिखूं डी मॉर्गन नियम के द्वारा, तो यहाँ पे लिखूं A इंटू बी डैश इंटरसेक्शन C डैश, तो इसका फॉर्मूला पड़ेगा, ध्यान दीजिए, A इंटू बी और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और फिर आ जाएगा A इंटरसेक्शन C। इसका जो 6/7 पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A इंटू बी डैश यूनियन C डैश, और इसे लिखें तो इसको लिखना है A इंटू बी लिख देना है और यूनियन की जगह क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ आ जाएगा A इंटू सी लिख देना है, क्लियर है। इस प्रकार हमें प्राप्त करना है, ये सभी इसके गुणधर्म है, ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम कुछ सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, एक तो सवाल देखते हैं बाकी कल देखते हैं। पहला सवाल, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय, छात्रों का समुच्चय। अब इसकी बात करें और इसके बारे में ऑप्शन दिए गए हमारे पास, और पहला ऑप्शन है परिमित समुच्चय। ये किस प्रकार का समुच्चय होगा, ए ऑप्शन है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। बी ऑप्शन होगा इसमें एकक समुच्चय, एकक समुच्चय, और सी ऑप्शन इसमें दिया गया कैसा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और डी ऑप्शन इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस प्रकार का समुच्चय हो सकता है। सोचिए, बुद्धिमत्ता किस आधार पर मापी जाती है, ये इसके तो मायने अलग अलग नजरिए में यानी कि अलग अलग व्यक्ति की नजर में अलग अलग होते हैं, तो यानी कि कोई फिक्स दायरा नहीं है, और फिक्स दायरा नहीं है इसका मतलब इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन छात्र बुद्धिमान है, कौन छात्र बुद्धिमान नहीं है, इसके बारे में। अच्छा डी ऑप्शन कौन सा है इसमें से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ये आप यहाँ पे लिखें सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्लियर है, ये लिखा है यहाँ। इनमें से कोई नहीं आ जाए तो भी बात वही है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो भी ये अलग बात है, ठीक है। चलिए एक सवाल दिया गया, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। अब बुद्धिमत्ता का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो अलग अलग व्यक्ति की नजर में अलग अलग होता है, यानी कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि किसी छात्र को बुद्धिमान कहें तो केवल पढ़ाई के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो कौन बुद्धिमान है कौन नहीं, यह हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दिया गया जिसके बारे में मैं कह सके कि हाँ ये लेवल इसमें फिट बैठता है, ठीक ठीक सटीक बैठता है। तो पहला था परिमित समुच्चय, ये लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि
कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते। एकक समुच्चय ये भी लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकक समुच्चय में क्या आता है, एक अवयव आता है। अब इसमें कोई छात्र एक है या अधिक है ये तो अपने को पता है ही नहीं। रिक्त समुच्चय हो ही नहीं सकता, बुद्धिमान तो होंगे, या तो सारे हैं या फिर कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धिमत्ता का जो लेवल है उसको अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया कि किस मामले में उसकी बुद्धिमत्ता की जांच की जा रही है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं। इसी का एक सवाल और देखते हैं क्या होगा। लिखा है इसमें कि समुच्चय ए जो दिया गया वो इस प्रकार दिया गया, x is equal to 16 तथा 2x is equal to 6। अब बताइए यहाँ पे a क्या होगा। इसके ऑप्शन है a रिक्त समुच्चय, b ऑप्शन है इसमें 14 3 4, बी ऑप्शन इसमें इस प्रकार दिया गया है 14 3 4, और सी ऑप्शन इसमें दिया गया है, ठीक है, ओके ऐसा लिख सकते हैं -4 3 4, ठीक है, और सी ऑप्शन इसमें दिया गया 3, सी ऑप्शन इसमें दिया गया 3 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया इसमें डी, इसमें दिया गया 4। बताइए कौन सा सही है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसके अनुसार सोचो कि x क्या होगा। अब ए में दोनों प्रकार के अवयव, ये भी होना चाहिए तथा ये भी होना चाहिए। अब दोनों नियम लागू होने चाहिए और तब जाके x का मान निकलेगा। तो यदि x² बराबर 16 अगर संबंध लो तो यहां से x बराबर कितना आएगा, +-4। तथा लिखा है, तथा का मतलब कि ये या ये भी सत्य हो तथा ये भी सत्य हो। 2x = 6 और यहां से क्या है x बराबर 3। अब मुझे बताइए एक साथ क्या x का मान +-4 या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसके अनुसार कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय। और यदि यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता x such that x² बराबर 16 या 2x बराबर 6 या आ जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता बी। क्यों? क्योंकि +-4 भी हो जाता और 3 भी हो जाता, मतलब ये ऑप्शन सत्य था। कब था? जब या चिन्ह आ जाता, मतलब ये क्वेश्चन अगर इस रूप में आ जाता a बराबर x such that x² बराबर 16 या 2x बराबर 6, तो इस कंडीशन में जो a होता वो क्या हो जाता, -4 3 एंड 4। इस प्रकार हम लिखते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।